नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काल चक्र। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। काल से ना जीता कोई, बड़े बड़े सुरमाओं को पटखनी दे चुका है समय। नागराज को भी हमेशा के लिए बन जाना होगा राज, जब घूमेगा काल चक्र। ये तुमको ब्रह्मांड के अमर संरक्षक की सलाह है नागराज। एक बार इंसानों की जिंदगी में अपनी शक्तियों का दखल देना बंद करके देखो कि क्या होता है। पर तुम ऐसा शायद ही कर पाओ, क्योंकि किसी पर भी जुल्म होते देखकर तुम अपने आप को नाग शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, मैं अपने आप को सम्मोहना आदेश देता हूँ कि एक सप्ताह तक मैं चाहूँ तो भी नाग शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। शाम का वक्त बेशुमार लोगों के लिए भारतीय न्यूज़ चैनल पर आने वाले समाचारों का वक्त बन गया था, क्योंकि शाम 7 बजे आने वाला प्रोग्राम था भारतीय इन्वेस्टिगेट्स। आप कश्मीर में पैदाइश से रहते आए हैं बाबा मुर्शिद मट्टू। इस दौरान आतंकवाद के आपने कई रूप देखे हैं। कौन सा रूप असली लगा आपको? इनके सारे रूप झूठे हैं। पहले हम इनको आज़ादी का सिपाही मानते थे, इनको पनाह देकर अपने घरों में रखते थे, लेकिन अब तो ये हम पर ही जुल्म ढाते हैं, हमारे लड़कों से जबरन गोलियां चलवाते हैं। अब तो हम इनसे निजात चाहते हैं। ये हमारे लिए नहीं बल्कि अपने उन आकाओं के लिए लड़ रहे हैं जो कश्मीर को पड़ोसी देश के हाथों बेच डालना चाहते हैं। कर तर 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 तर। खुदा कसम, इस अकेले लड़के ने बक बक कर वो कर दिखाया तो हिंदुस्तानी सरकार जो नहीं कर सकी। इसके प्रोग्रामों ने आम कश्मीरी को हमसे दूर कर दिया है। वे हमारी असली योजना को समझ गए हैं, लेकिन कश्मीरी भोले भाले हैं, उनको हम फिर से अपने जाल में फंसा सकते हैं, बशर्ते ये लड़की हमारे रास्ते से हट जाए। इसको हमने चिट्ठी भेजी थी पर इसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब हम शहीदी दस्ता भेजेंगे इसको शहीद करने के लिए। अगले दिन राजनगर में, भारती जी, मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही है। आपने लाम एक क़यामत की धमकी भरी चिट्ठी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। वे बहुत खतरनाक लोग हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं पहलेजा जी? क्योंकि मैं भारतीय कम्युनिकेशन में 49% का पार्टनर हूँ। आपको नुकसान पहुँचेगा तो मुझे भले ही व्यक्तिगत दुख हो, लेकिन कंपनी आर्थिक दुख के सागर में डूब जाएगी। आप ही तो कंपनी को चला रही हैं। इतना बड़ा नुकसान ना मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा और ना ही हमारी शेयर धारक जनता। ओह, तो बात पैसे की है। वैसे अगर मुझे कुछ हो जाए पहलेजा जी, तो मैंने अपनी वसीयत बना कर रखी है। ओह भारती, झुकिए मैडम, बड़ा बदतमीज है आपका नौकर भारती जी। अरे धक्का देकर फूट लिया। तर 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 तर। ओह गोलियां। फियादीनी दस्ते की गोलियां हैं ये भारत के भारती। बहुत बक बक कर दिया तूने। अब तेरे और हमारे बीच में सिर्फ तेरी मौत है। तर तर तर। बचाओ। गोलियां निश्चित तौर से भारतीय और पहलेजा के शरीर को चीर डालती, अगर वे उन तक पहुंच पाती तो। मौत इनकी नहीं तुम लोगों की आएगी, अगर तुम लोगों ने 3 सेकंड के अंदर हथियार नहीं डाले तो। तड़ाक। नागराज। हाँ, आतंकवाद और आतंकवादियों का दुश्मन नागराज। हम फियादीन दस्ते के सिपाही हैं, जान देने से नहीं डरते, लेकिन हम जान तभी देते हैं जब दर्जनों जान ले लेते हैं। ओ हाथ गोला। भारती, पहले जा, तुम दोनों अंदर जाओ तुरंत। देखा भारती, मैं कह रहा था ना कि आतंकवादियों से पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। खतरा तो हर जगह है पहलेजा जी, उससे डरकर कोई काम करना तो बंद कर नहीं सकता। देखिए, लिफ्ट में चढ़ने में खतरा है, लेकिन फिर भी आप रोज लिफ्ट में ही ऊपर जाते हैं ना। आज नहीं जाऊंगा, आज का दिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा ऊपर अपने ऑफिस में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस में ही फेसलेस की वो ड्रेस रखी हुई है जिसे पहनकर मैं खुद इन आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहती हूँ। फिलहाल तो नागराज सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। इनके भारी हथियारों से मुझे नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अगर मैं बचता हूं तो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। बचने की नहीं, हमले की कोशिश करनी होगी।
हम तेरी शक्तियाँ जानते हैं नागराज। फुंकार से बचने के लिए हमारी नाक में फिल्टर लगा है और तू हमें जान से नहीं मारेगा क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन हमारे शक्तिशाली विस्फोटक तेरे तो क्या इस पूरी बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। मामूली हथियारों के दम पर इतना सेखी बघाड़ना ठीक नहीं है। मामूली हथियार कहता है इनको। इस गन से एंटी टैंक ग्रेनेड छोड़े जाते हैं जो टैंक तक के पुर्जे पुर्जे कर देते हैं। तेरा बदन तो टैंक से सैकड़ों गुना मुलायम है। ले देख अपनी मौत का धमाका। तुम्हारी बंदूकें तो ठंडा पानी छोड़ती है। पानी? गन से पानी निकल रहा है? ये तो पानी वाली गन बन गई है, पर कैसे? और तेरे कपड़ों को क्या हो गया है? तेरी लंबाई को क्या हुआ? हम दोनों बच्चे बन गए, दाढ़ी वाले बच्चे। हमारी गनें खिलौने बन गई। ये जादू है, जादू। भाग जमीले। नहीं भाग सकते। हमारी दाढ़ियों ने हमको खूंटे से भैंसे की तरह बांध दिया है। नागराज के तीव्र सम्मोहन का कमाल था ये। हमें जाने दो नागराज, वरना बड़ी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैं अपने गुट का एरिया कमांडर हूँ और मैं तो जनरल हूँ। हमको पहले जैसा बना दो नागराज। पहले भी चकित था। ये हो क्या रहा है? दोनों आतंकवादी बंदूकें फेंक कर नागराज के सामने चुपचाप क्यों खड़े हैं? नागराज के सामने पड़कर बड़े बड़े अपराधियों के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं साहब। फिर तो ये मामूली आतंकवादी हैं। पहलेजा और दरबान वो देख रहे थे जो सच्चाई थी, और आतंकवादी जो देख रहे थे वो सम्मोहन द्वारा पैदा किया गया भ्रम था। फिलहाल तुम दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जब जेल में जाओगे तो फिर से पहले जैसे हो जाओगे। फू। बोलता बोलता नागराज एकाएक चुप हो गया। उसके तेज कानों से एक आवाज आ टकराई थी। बचाओ नागराज। ये तो भारती की आवाज है। अगर आतंकवादी बाहर है तो अंदर कौन सा खतरा आ सकता है? खतरा वही था जिसका भारती ने पहलेजा से अभी अभी जिक्र किया था। लिफ्ट तेजी से नीचे गिर रही थी। उसको थामने वाले तार शायद टूट गए थे। आवाज़ लिफ्ट के सॉफ्ट से आ रही है और आवाज़ का स्रोत तेजी से नीचे आता जा रहा है, यानी भारती इस लिफ्ट के साथ नीचे गिर रही है। नागराज, नागराज। सॉफ्ट के बंद दरवाजे खुले, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओह, लिफ्ट एकदम नीचे आ चुकी है। नागरस्सी का इस्तेमाल करने तक का समय नहीं है। नागराज की शारीरिक शक्ति का एक खतरनाक इम्तिहान था। तेज गति से गिरने के कारण वजनी लिफ्ट का वजन कई गुना बढ़ गया था, लेकिन नागराज इस परीक्षा में फेल नहीं हुआ। भारती, अब तुम दरवाजे से बाहर निकल आओ। लिफ्ट बीच पे अटकी है नागराज। तुम लिफ्ट को नीचे रखो, तभी बाहर जाने लायक रास्ता बन पाएगा। लेकिन लिफ्ट नीचे रख पाने से पहले ही लिफ्ट ऊपर की तरफ दौड़ पड़ी। ओह, किसी की साजिश लगती है ये। भारती को ऊपर से टकरा कर मारने की कोशिश की जा रही है। नागराज दीवार पर दौड़ पड़ा। लिफ्ट और नागराज के इस दौर में जीत नागराज की ही हुई। मैं लिफ्ट से ऊपर आ चुका हूँ, अब मैं लिफ्ट को ऊपर से टकराने नहीं दूंगा। लेकिन नागराज के देखते देखते लिफ्ट के तार टूटते चले गए। भारती और लिफ्ट गहराइयों में गोता लगा गई, परंतु इस बार नागराज सतर्क था। नागरस्सी ने गिरते लिफ्ट को थाम लिया। अब लिफ्ट मेरे कंट्रोल में है। अब भारती सुरक्षित है। भारती को मरना ही होगा नागराज। कौन बोला? अरे ये क्या हो रहा है? लिफ्ट के टूटे तार अपने आप आपस में जुड़ जुड़ कर एक रूप धारण कर रहे हैं। हाँ नागराज, ये तार ही मेरा शरीर है। के बलवान कह सकता है तू मुझे, क्योंकि मेरा बलवान शरीर केबलों का बना हुआ है। इतना तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम ने एनालाइज कर दिया है कि तुझे मारे बगैर भारती को मारना मुश्किल से ज़्यादा और असंभव से कम है। इसलिए समय बचाने के लिए मैं पहले तुझको मारूंगा, फिर भारती को। मशीनी दुश्मन है के बलवान। इस पर मेरी विषैली शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। सिर्फ शारीरिक बल और ध्वंसक सर्पों का ही सहारा है। पहला वार नागराज ने ही किया। ध्वंसक सर्पों के धमाके इसके जुड़े तारों को बिखेर देंगे और इसका शरीर नष्ट हो जाएगा।
नागराज ने जो सोचा था नतीजा उससे उल्टा ही हुआ। तू मेरी मदद क्यों कर रहा है नागराज? तेरे विस्फोटक सांप तो मेरे तारों को गलाकर आपस में जोड़ रहे हैं और मुझे मजबूत बना रहे हैं। शायद तुझको मरने की जल्दी है। भाले की तरह तारों के सिरे नागराज के शरीर को बिंधते चले गए। लेकिन नागराज पर भला ऐसे वारों का असर कहाँ होना था। मुझे मरने की नहीं, तुझे तोड़ने की जल्दी है। वैसे कहते हुए अजीब तो ज़रूर लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर तू बता दे कि तुझे भारती को मारने के लिए किसने भेजा है तो शायद मैं तेरे तार अलग अलग ना करूं। मैं तो तेरी बात पर हंस भी नहीं सकता, यंत्र हूं ना, इसीलिए। वैसे मेरी मेमोरी में मुझे भेजने वाले का डाटा नहीं है। मुझे तो बस ये पता है कि इस लिस्ट के असली तार मुझे तो बस ये पता है कि इस लिफ्ट के असली तार हटाकर मुझसे इस लिफ्ट को लटका दिया गया था। जैसे अब मैं तुझको लटकाऊंगा। इन तारों से तीव्र चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है जो मेरे दिमाग पर असर डाल रहा है। मैं इच्छाधारी कणों में बदल नहीं पा रहा हूँ। अब शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके ही इसको तोड़ना होगा। नागराज का वो घूसा पड़ने से ऐसी चीख पैदा हुई जिससे आसपास की इमारतों के कई शीशे चटक गए। के बलवान का भी शरीर भी इतनी बुरी तरह से थरथराया कि उसके लिए नागराज को थामना संभव नहीं रहा। थरथराने से इसके तार अलग हो रहे हैं। यही मौका है इस पर तगड़े वार करके इसके अंदर के सर्किटों को बेकार करने का। कमजोर पड़ रहे के बलवान ने अपनी योजना बदल ली। ओह, इसका एक तार लिफ्ट के सॉफ्ट के अंदर जा रहा है। ये जरूर लिफ्ट को थामने वाली सर्प रस्सी को तोड़ना चाहता है। भारती अभी भी लिफ्ट में ही फंसी होगी। मुझे भारती को लिफ्ट से बाहर निकालना होगा। सर्प रस्सी टूटने से पहले ही नागराज लिफ्ट के नीचे पहुंच चुका था और उसका बाजू लिफ्ट को थाम चुका था। घबराना मत भारती, मैं लिफ्ट को थामे हुए हूँ। अब मैं धीरे धीरे लिफ्ट को सबसे पास के फ्लोर पर लाऊंगा और तुम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करना। ओके नागराज, बस दरवाज़ा सामने है और मैं उसको खोल भी चुकी हूँ। कुछ ही पलों में भारती लिफ्ट से बाहर निकल चुकी थी। मैं बाहर निकल चुकी हूँ नागराज। अब मैं लिफ्ट को छोड़ सकता हूँ। केबलवान का केबल अभी तक सर्प रस्सी को तोड़ नहीं पाया है। मेरे छोड़ने से भी लिफ्ट ना तो गिरेगी और ना ही इसको नुकसान पहुँचेगा। ओह, केवल सर्प रस्सी को छोड़कर मुझे कस रहा है। यानी केबलवान के कंप्यूटर सेंसरों को भी भारती के बच निकलने का पता चल गया है और ये नाराजगी मुझ पर उतारना चाहता है। केबल में से बाल जितने पतले तार अलग होकर मुझे जकड़ रहे हैं। इन तारों को मैं एक झटके में तोड़ूं कैसे? ये तार तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है, उल्टा ये मेरे मांस में घुसकर मेरे शरीर को तेज धार वाली छुरी की तरह काट रहे हैं। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके बच निकलना होगा। इच्छाधारी शक्ति को जगाते ही नागराज का शरीर कणों में बदलकर आज़ाद होना शुरू हो गया। लेकिन ये प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही एकाएक रुक गई। बिजली के हाई वोल्टेज झटकों ने नागराज का ध्यान भंग करके उसको फिर से सामान्य रूप में ला दिया था। तार शरीर को काटते जा रहे हैं। जल्द ही इनकी धार मेरी हड्डियों को भी टुकड़े कर देगी और फिर मेरे कटे अंग कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इच्छाधारी शक्ति के सिवाय और कोई शक्ति मेरे काम नहीं आ सकती और बिजली के झटके इच्छाधारी शक्ति को जगाने में व्यवधान डाल रहे हैं। आज शायद मेरी जान जाकर ही रहेगी, वो भी किसी जीवित प्राणी के हाथों से नहीं बल्कि एक मशीन के हाथों जाएगी मेरी जान। वो क्या है? ओह यस, इस वक्त इसी की ज़रूरत तो थी मुझको। नागराज बड़ी मुश्किल से उस डिब्बे को अपने शिकंजे में कस पाई। लेकिन एक बार शिकंजा कसते ही नागराज ने उस डिब्बे को के बलवान पर उछालने में समय व्यर्थ नहीं किया। ये क्या फेंका है तूने मुझ पर? गोंद जैसी गाढ़ी चीज़ है ये। गोंद जैसी नहीं, ग्रीज जैसी गाढ़ी के बलवान। ये जेली जैसी चीज़ ग्रीज है जो मशीनों में चिकनाई के लिए इस्तेमाल होती है। ये तेरे केबलों को इतना चिकना कर देगी कि तू उनको जोड़कर या गोद कर रख ही नहीं पाएगा।
मैं अपने केबलों को जोड़ने में अपनी बैटरी की सारी ऊर्जा लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये फिसलते ही चले जा रहे हैं। ये तुम्हारी समस्या है केवलवान, मेरी समस्या तो हल हो ही गई। तुम्हारी ऊर्जा की खपत दूसरी जगह होने के कारण तुम मुझे करंट नहीं लगा पा रहे हो। अब मैं तुम्हारे अलग अलग हो चुके केबलों पर तब तक वार करता रहूँगा जब तक इनके अंदर गुप्त स्थान पर छिपी बैटरी या कंप्यूटर कंट्रोल नष्ट ना हो जाए। बड़ाम। आह, तो सचमुच जल्द ही अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा नागराज, इसलिए मुझे अपने बैकअप प्लान को लागू करना होगा। केबलों के सिरे ड्रिल की तरह घूमकर छत में छेद करने लगे और अंदर धंसने लगे और पूरी बिल्डिंग में अपना जाल फैलाने लगे। ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग। देख 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 नागराज, अब पूरी इमारत में मेरा केबल नेट फैल चुका है। अब इन तारों में तेज थरथराहट पैदा होगी और ये पूरी बिल्डिंग धूल में मिल जाएगी और उसी मलबे में दफन हो जाएगा भारती का शरीर। तुम एक मशीन जरूर हो, लेकिन तुमको बनाने वाले के सीने में तो दिल ज़रूर धड़कता होगा। फिर उसने तुम्हारे अंदर ऐसा कमांड क्यों भरा जो एक इंसान की खातिर हजारों इंसान को मार सकता है। आतंकवादियों के सीने में दिल होता तो ज़रूर है नागराज, लेकिन सिर्फ रक्त संचार के लिए। अब भारती के सीने अब भारती के 3 मिनटों में मेरे सामने ले आ, वरना हजारों जाने एक साथ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। तो मेरी नाक गति को नहीं जानता। मैं 3 तो क्या 2 मिनटों के अंदर अंदर इस इमारत को खाली करवा दूंगा। नाक जल फैला दूंगा इस इमारत के चारों तरफ और लोग उस पर कूद कूद कर बच जाएंगे। तुझ में ऐसी क्षमता है, तू ऐसा कर सकता है, इसलिए मैं तुझको इतना समय ही नहीं दूंगा कि तू भारती या किसी को भी सावधान कर सके। ये मूर्खों की तरह मेरे बहकावे में आकर मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मैं सॉफ्ट में ज़मीन तक पहुंच गया हूं, लेकिन इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। गुड। बस नागराज, यहाँ से तू आगे नहीं जाएगा। मेरे केबलों ने बाहर जाने के रास्ते को बंद कर दिया है। तेरा इच्छाधारी कण तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, तो किसी को सावधान नहीं कर सकता। अब देख भारती की मौत का तमाशा। छत पर धंसे हुए मेरे केबलों में कंपन शुरू हो गया है। 10 सेकेंड में पूरी बिल्डिंग ट्विन टावर की तरह गिर जाएगी। इस बिल्डिंग का भविष्य चाहे जो हो, लेकिन तेरा भविष्य कह रहा है कि तेरा हाल उस हवाई जहाज की तरह होने वाला है जो ट्विन टावर में जा घुसा था। वो कैसे? ऊपर देख। चीख खत्म होने से पहले ही लिफ्ट केबलवान पर आ गिरी थी। इसको तोड़ने के लिए किसी ऐसे ही तगड़े वाल की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लाया था ताकि मेरे संकेत पाते ही सरप्रस्त से लिफ्ट को छोड़ दे और लिफ्ट की टक्कर इसका कचूमर बना दे। धम। अब ये केबल के मुड़े तुड़े ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ओ 3 चीयर्स फॉर नागराज। हिंदी में बोल नागराज जिंदाबाद। नेतागिरी मत झाड़ो, बोलो नागराज धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, झगड़िए मत। मैंने आपका धन्यवाद स्वीकार किया। वो तो समझें, पर बिल्डिंग में घुसे केबलों को तो निकाल दो। ये काम आप लोगों का है। नागराज हर काम नहीं कर सकता। मैं बिल्डिंग को टूटने से बचाया, आप लोग इसको सजाएं संवारें। चल भाई, तोड़ फोड़ करें ये और संवारे हम। कुछ लोगों के लिए कितना भी कर दो, फिर भी उनको शिकायत बनी रहती है। खैर, फिलहाल तो भारती के हालचाल पता किए जाएं। भारती के ऑफिस में आप लामे कयामत वाला असाइनमेंट तुरंत छोड़ दीजिए। भारती जी क्या कह रहे हैं मिस्टर पहलेजा? 2 आतंकवादियों से डरकर देश की सेवा करनी छोड़ दूं? मैं आतंकवादियों की नहीं, उस अजीबोगरीब मशीन की बात कर रहा हूं जिससे नागराज ने आपकी जान बचाई है। उस यंत्र का आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है भारती, इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ हो सकता है। उनका प्लान ये रहा होगा कि फियादीन मुझको उलझाए रहेंगे और तब तक केबलवान तुमको खत्म कर देगा। ये तुम इतनी पक्की तौर से कैसे कह सकते हो नागराज? क्योंकि के बलवान ने एक बार अपने मालिकों के स्थान पर क्रूर दिल वाले आतंकवादियों का जिक्र किया था। लेकिन जैसा मैंने सुना है, उस हिसाब से तो के बलवान किसी उच्च तकनीक का निर्माण था। बिना दिमाग वाले आतंकवादी भला उसको कैसे बना सकते हैं?
आतंकवाद का चेहरा काफ़ी बदल गया है भारती। आज के आतंकवाद को चलाने वाले पढ़े लिखे और अरबपति अपराधी हैं। वे अपने मकसद के लिए आतंकवाद फैलाने में प्रोफेशनलों की मदद लेते हैं। किसी आतंकवादी ने किसी मैकेनिकल एक्सपर्ट से केबलवान जैसी चीज़ें बनवाई होंगी। तुम्हारा कहना सही हो सकता है नागराज, लेकिन अगर ऐसा है तो आतंकवाद के हाथों दुनिया खतरे में है। न्यूयॉर्क के ट्विन टावरों को यात्री विमानों के द्वारा ध्वस्त करना इसकी एक जीती जागती मिसाल है। अगर आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा है तो आतंकवाद के लिए मैं खतरा हूँ भारती। मिटा डालूंगा मैं ऐसे आतंकवाद को। इसी वक्त एक अनजान स्थान पर दुनिया खतरे में है, मेरा मतलब पृथ्वी खतरे में है आतंकवादियों के हाथों। वो तो होने के अधीन होकर ही काम कर रहे हैं। खतरा नागराज की तरफ से है। आज उसने भारती को बचाकर अनहोनी कर दी। ओह, यानी भारती का मृत्यु युग टल गया। कहीं उसका दूसरा मृत्यु युग भी ना टल जाए। अगर नागराज अपनी टांग अड़ाता रहा तो ऐसा ही होगा। नागराज को रोकना होगा। वो होनी को अनहोनी बनाकर हमारे काम में दखल दे रहा है। नागराज को समझाओ कि वो सृष्टि के नियमों में दखल ना दे। हमको पूरा विश्वास है कि तुम नागराज को ये समझाने में सफल होगे, परंतु ये कार्य भारती पर दूसरा मृत्यु युग आने से पहले हो जाना चाहिए। जो आज्ञा सर्वस्वामी। नागराज हमेशा की तरह निर्दोषों की जान को मौत के जबड़े से छीनने में जुटा हुआ था। भारती पर दूसरा हमला होने से पहले ही मुझे आतंकवादियों का पता लगाना होगा। अरे, एक और अपराध। ये अपराधी मुझे 2 पल की फुर्सत दें तो मैं आतंकवादियों को ढूंढ पाऊँ। खैर, फिलहाल तो इनको बचाता हूँ, लेकिन इससे पहले कि नागराज घटनास्थल पर उतर पाता, उसके पास की इमारत की छत पर खींच लिया गया। बस नागराज, हम तुमको सृष्टि के कार्यकलापों में और दखल नहीं देने देंगे। कौन हो तुम लोग? हम लोगों पर प्रभु की सृष्टि चलाने की जिम्मेदारी है। प्रभु के तय नियमों के अनुसार ही हम इसको चलाते हैं। तुम हमको संरक्षक कह सकते हो, ब्रह्मांड के अमर संरक्षक। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुमको बताना चाहते हैं कि तुम सृष्टि के नियमों में दखल अंदाजी कर रहे हो। इंसानों को प्रभु के बजाय अपने आप पर निर्भर बना रहे हो। लोग भगवान बचाओ नहीं बल्कि नागराज बचाओ करने लगे हैं। जिनका मृत्यु युग आया हुआ है उनका मृत्यु युग तुम टाल देते हो। अगर कोई बुरा इंसान भी किसी को मारता है तो उसके पीछे भी सृष्टि का एक तय काल चक्र होता है। उस चक्र को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। छोड़ दो इंसानों को बचाने की प्रवृत्ति, और जैसा हो रहा है वैसा होने दो। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो आप दोनों मेरा इंतजार कीजिए, मैं गुंडों से निपट कर आता हूँ, फिर आराम से आपकी राम कहानी सुनूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे नागराज। अब हम तुम्हें सृष्टि के नियमों को बदलने नहीं देंगे। मानव को अपने आप जीना सीखना होगा, किसी अमानवीय शक्ति की मदद लिए बगैर। और अगर इसमें उनकी जान भी जाती है तो जाए, आखिर एक न एक दिन तो जान वैसे भी जानी है। कैसे संरक्षक हो तुम लोग? जिसकी रक्षा करने का दावा करते हो उसी को नष्ट होता देख रहे हो। मुझे तो तुम दोनों किसी नाटक के एक्टर लग रहे हो। अब तुम मुझको रोक नहीं पाओगे। रोकना है तो अपनी सांस को रोको, वरना बेहोश हो जाओगे। हम बेहोश नहीं होते। सच पूछो तो हम कभी सोते भी नहीं। ये क्या हो रहा है? विस्फुंकार सचमुच बेअसर साबित हो रही है और इनका अद्भुत वार मेरे स्नायु तंत्र को प्रभावित कर रहा है। मुझे शरीर को हिलाने में दिक्कत हो रही है। क्या ये सचमुच अमर संरक्षक है? अभी पता चल जाता है कि ये अमर हैं या नहीं। ये कम से कम इंसान तो लग ही नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे इनको खत्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। नागराज के उस वार ने संरक्षकों के पैर जमीन से उखाड़ दिए और संरक्षकों ने पैर दोबारा जमीन पर नहीं रखे। देखो, हम उड़ सकते हैं। अब तो तुमको हम पर यकीन आया ना? तुम्हारे वार का भी हम पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे कई दोस्त हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। इसमें चमत्कार जैसी क्या बात है?
तुमको चमत्कार देखना है तो देखो, तुम हम पर हमला इसलिए कर पाए क्योंकि हमने तुम्हें मौका दिया। अगर हम तुमको मौका ना देते तो तुम हमला करना तो दूर, हमको देख देख तक नहीं सकते हो। ओह, सारा शरीर थरथरा रहा है। मैं खड़ा तक होने की स्थिति में नहीं हूँ। इस बार से बचना होगा, बचना होगा। नागराज पानी की टंकी पर चढ़ता चला गया। कुछ ही पलों के बाद नागराज टंकी में भरे पानी में तैर रहा था। आह, पानी मेरे शरीर के कंपनों को सोखकर हल्का कर रहा है। अब मैं आराम से सोच सकता हूँ कि ये वाकई ब्रह्मांड के संरक्षक हैं या कोई नाटकबाज। लेकिन ऐसा नाटक करने से भला इनको क्या फ़ायदा हो सकता है? इन्होंने तो मुझ पर जानलेवा हमला तक नहीं किया है। खैर, ये बात मैं सोचूंगा। पहले तो उस जोड़े को गुंडों से बचाना है। इच्छाधारी रूप में गायब होकर नीचे पहुंचता हूं ताकि संरक्षक व्यवधान ना डाल सके। ओह, टंकी के मुंह को संरक्षकों ने किसी प्लास्टिक जैसी चीज से ढक दिया है। हाँ नागराज, हम जानते थे कि तुम ऐसी ही कोशिश करोगे। इस अवरोध ने तुमको हमारी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। अब खेल बहुत हो गया। अब तुमको शांति से हमारी बात सुननी ही होगी। ओह, इमारत में लगे सरिये अपने आप बढ़कर मुझे गिरफ्त में ले रहे हैं। मुझको इस कैद से छूटने में मुझको इस कैद से छूटने में 1 सेकंड लगेगा। इच्छाधारी शक्ति के द्वारा तुम्हारी ऐसी कोई भी कोशिश नाकाम होगी। करके देख लो। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग शुरू करते ही मुझे ऊर्जा के झटके लगने लगे हैं। देखो नागराज, हम तुमको 2 संभावित घटनाक्रम दिखाते हैं। एक तो वो कि तुम उस जोड़े को बचाने जाते तो क्या होता, और दूसरा ये कि अगर तुम बीच में दखल ना देते तो क्या होता। ईंटों का वो ढांचा तेज रोशनी की चमक में लगभग गायब हो गया, और जब रोशनी खत्म हुई तो अद्भुत, उस ईंटों के ढांचे के स्थान पर एक अजीब सी मशीन उभर आई। हाँ नागराज, हमको संभावित भविष्य देखने के लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुमको दिखाने के लिए अवश्य है। देखो, उस जोड़े को बचाने तुम घटनास्थल पर पहुंच रहे हो। चिल्ला, लेकिन नागराज नहीं आने का। अरे, वो कितनों को एक साथ लूटने से बचाएगा। नागराज, मेरी पत्नी को छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। छोड़ देता बाप, ज़रूर छोड़ देता, पन क्या करेगा। अंगूठी उंगली में फंस गई है। 1 सेकंड में उंगली काट कर अंगूठी निकालेगा, फिर छोड़ देगा तेरी बीवी को। बस, तो उंगली को नहीं काटेगा, अपनी जिंदगी को काटेगा जेल में। नागराज, अरे बाप, तेरे को और कोई काम नहीं है क्या? वो मिस्किलर या साकुरा, उनको जाके मार। मेरे लिए जितना महत्वपूर्ण बड़े अपराध को रोकना है, उतना ही महत्वपूर्ण मामूली अपराधों को रोकना भी है, क्योंकि तुम मामूली अपराधी वे पौधे हो जो बाद में पेड़ बनकर बड़े अपराधी बन जाते हैं। फू, रुक जा नागराज, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। पहले ये बता कि तुझे अपनी शर्ट के अंदर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हो रहा है या नहीं? हो रहा है, कोई मामूली कीड़ा होगा। देख तो ले कि कीड़ा मामूली है या जहरीला। या धड़ाक। धन्यवाद नागराज, धन्यवाद। कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। अब इन दोनों लुटेरों को पुलिस के हवाले कराऊं। देखा, तुमने इंसान को कैसे डरपोक बना दिया है। अब देखो कि अगर तुम्हारे आने की उम्मीद ही ना होती तो जोड़ा क्या करता। और इसके लिए तुमको किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, तुम इसे वास्तविकता में देख सकते हो। देखो, हमने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि हमको कोई देख ना पाए, और जोड़े तथा लुटेरे के दिमाग में ये संदेश भी भर दिया है कि नागराज बहुत दूर होने के कारण यहाँ नहीं आ सकता। मुझे चाहे जितना मार लो, पर मेरी पत्नी को छोड़ दो। छोड़ देगा बाप, क्या है, अंगूठी उंगली में फंस गई है, उंगली काट कर निकालेगा, फिर बाकी बची बीबी को छोड़ देगा। कमीने, मैंने कहा था ना कि मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। क्या क्या करता है भीड़ू, इसमें गोली है, चलती है तो आदमी मर जाता है। ओह, मैं तो अब तक बेकार में ही तुझ जैसे चूहे से डर रहा था। बाजी पलटते ही थर थर कांपने लगे। प्रीति, कार में मोबाइल रखा है, पुलिस को बुलाओ। ओह, ओके माय नागराज।
देखा नागराज, तुम्हारे बीच में नहीं पड़ने से मुसीबत अपने आप ही टल गई। ये समझ गए कि अब इनको अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी और उसमें ये सफल भी हुए। अब तुमको बांध कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। जो हम दिखाना और बताना चाहते थे वो तुमने देख सुन लिया है। अब फैसला तुमको करना है। मैंने भी ये महसूस किया है कि लोग मुझ पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर होते जा रहे हैं। वे अपना काम भी मुझसे करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैंने आतंकवाद और अपराध से लड़ना छोड़ दिया तो अपराध और अपराधी दोनों ही बढ़ सकते हैं। इसको जानने का एक ही तरीका है नागराज, कुछ दिनों के लिए मानव की जिंदगी और मौत दोनों में दखल देना बंद करके देखो कि क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, मैं ऐसा करके देखूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि किसी की भी जान खतरे में देखते ही तुम उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दोगे, चाहे जानकर करो या अनजाने में। हाँ, ऐसा हो सकता है, परंतु इसका भी एक हल है मेरे पास। मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि मैं चाहकर भी नाग शक्तियों का प्रयोग ना कर सकूं, अपने आप को सम्मोहन आदेश देकर। और फिर मैं नागराज चाहकर भी अगले 7 दिनों तक अपनी किसी भी नाग शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नागराज को नागराज का आदेश है। हम प्रसन्न हैं, सृष्टि की भलाई के लिए तुमने सही दिशा में कदम उठाया है नागराज, लेकिन ये प्रयोग मात्र 1 सप्ताह के लिए है। इसलिए तुमको एक काम और करना होगा। जनता में ये सूचना फैलानी होगी कि नागराज अपराध उन्मूलन से संन्यास ले रहा है, ताकि जनता मुसीबत में पड़ने पर तुम्हारा इंतजार ना करती रह जाए और इसी में 1 सप्ताह गुजर जाए। ठीक है, प्रयोग का सही नतीजा जानने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। मैं ऐसा ही करूँगा। तो फिलहाल विदा दो नागराज, हम तुम पर नज़र रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो तुमसे मुलाकात भी करेंगे। विदा संरक्षकों। और फिर बाद में मैं अपराध और आतंकवाद से निपटने का अभियान अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो नागराज? होश में तो। अरे, ये तो भारती चैनल पर नागराज का सजीव इंटरव्यू आ रहा है मॉर्निंग टाइम पर। एकाएक ये ख्याल आपको कैसे आया नागराज? कुछ समय से मैं ये महसूस कर रहा था कि लोग नागराज पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर होते जा रहे हैं। अब मैं उनको उनके अपने दम पर जीने का मौका देना चाहता हूँ, जैसा वे नागराज के आने से पहले रहते थे। ओ गॉड, नागराज मजाक तो नहीं कर रहा, पर यह कैसे हो सकता है? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, बल्कि उसने मेरी जान भी बचाई थी। कुछ तो कारण जरूर होगा भारती, वो कारण पता करना होगा। सॉरी दादाजी, आज आपको बगैर नाश्ता कराए ऑफिस जाना होगा। भारतीय कम्युनिकेशन में सारी दुनिया को पता चल गया है कि नागराज रिटायर हो रहा है। अब मैं भी राज बनकर काम पर लग जाऊं, वरना राज को भी रिटायर कर दिया जाएगा। राज, क्या तुम अंदर हो राज? ये तो भारती की आवाज़ है। कम इन मैडम। ये क्या तमाशा है राज? तुम रिटायर कैसे हो सकते हो? कैसे? शांत मैडम, शांत। मैं नहीं, नागराज रिटायर हो रहा है। आप गुस्से में मुझे नागराज समझ रही हैं। आज सभी का दिमाग गड़बड़ हो रहा है। ओह सॉरी राज, मैं तो भूल ही गई थी कि दरवाज़ा खुला हुआ था। पर नागराज एकाएक रिटायर क्यों हो रहा है? नागराज रिटायर हो नहीं रहा, बल्कि हो चुका है भारती। उसकी शक्तियां भी फिलहाल गायब हो चुकी है। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो नागराज? जनता का तुम पर जो भरोसा बना हुआ है वो एकदम टूट जाएगा। उनको नागराज पर नहीं, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए भारती। यही करने के लिए नागराज रिटायर हो रहा है। देखते रहो, 1-2 दिनों में नतीजा सामने आ ही जाएगा। जो नतीजे सामने आए वे अच्छे ही थे। लूट का धंधा छोड़ भीरू और लड़ाई सिखाने का स्कूल खोल ले। नागराज के जाने के बाद आजकल हर कोई ऐसा ही स्कूल में भर्ती हो रेला है। यार, नागराज था तो अच्छा था, ड्यूटी पर भी 1-2 झपकी मारने में हर्ज नहीं था, पर अब तो अक्खा टाइम जगे रहना पड़ता है।
पहले जो भीड़ एक चाक को देखकर सहम जाती थी वो अब पिस्तौल से भी नहीं डरती। कई गुंडों को तो भीड़ पीट पीट कर भगा चुकी है। अब लूटपाट तभी करना जब नागराज वापस आ जाए। वो ज़्यादा रहमदिल था। कुछ जघन्य अपराध अभी भी हो रहे थे पर उनकी संख्या ना के बराबर थी। सृष्टि का संतुलन एक बार फिर स्थापित हो रहा था। यहीं पर मैंने सृष्टि की भलाई के लिए अपनी नाग शक्तियों को सुनाया था, लेकिन फिर भी मुझे मायूसी सी क्यों महसूस हो रही है। शायद इसलिए क्योंकि मैं जनता का रक्षक बनना चाहता हूँ। यही मेरा काम है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। लेकिन अगर जनता में ऐसे ही विश्वास जगाता रहूँ तो फिर वो स्वयं ही अपराध को समाप्त कर देगी। नागराज फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि नागराज की फिर आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तुमने सत्य को खुद ही देख और समझ लिया है नागराज। प्रभु की सृष्टि अपने आप को संभालने में सक्षम है। संरक्षक, काफी दिनों के बाद आए हैं आप। तुम भी तो बहुत दिनों के बाद नजर आए हो नागराज। हम तुमसे सिर्फ ये कहने आए हैं कि हमेशा के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करने की शपथ ले ली। अब तक तुम जिसे इंसान की भलाई समझ रहे थे वो वास्तव में इंसानों के प्रति बुराई हो रही थी। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही करना होगा। नागराज अब हमेशा एक साधारण इंसान ही बनकर रहेगा। भारती पर खतरा अभी भी मंडरा रहा था। राजनगर में हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन आतंकवादियों को कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं करने देंगे। कुछ करो इस लड़की का जनरल, वरना हमारे आका हमारे बदन के टुकड़े टुकड़े करके अलग कर देंगे। हम हाँ, अब तो नागराज का लफड़ा भी नहीं है। हम इंतजार सिर्फ ये जानने के लिए कर रहे थे कि नागराज कहीं रिटायरमेंट की चाल तो नहीं चल रहा। पर अब हम और देर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा दिनों तक कश्मीर छोड़कर राजनगर में नहीं रह सकते। भारती को जल्द से जल्द मरना होगा। वेलकम फ्रॉम कश्मीर भारती। कोई काम नहीं था तो मैं तुमको लेने एयरपोर्ट चला आया। काम करना तो नागराज ने छोड़ा है, फिर राज कैसे खाली हो गया। वैसे तुम सही थे और मैं गलत। नागराज के गायब होने से जनता में जो विश्वास पैदा हुआ है उस पर यकीन करना मुश्किल है, और इसमें कम अपराध दर तो शायद राम राज्य में भी नहीं रही होगी। सुना है तालों की बिक्री खत्म। तड़ाक। तेरी जिंदगी पर ताला, मौत का ताला आज खोल देगा लोगो, और तेरी आत्मा को आवाज कर देगा, और तेरी आत्मा को आजाद कर देगा। ओह, इस बार आतंकवादियों ने हमला करने में ज़्यादा देर नहीं की। भागना चाहती है भारती तो भाग, देखो कि तू कितनी दूर तक भाग सकती है। लोगों के पैर लंबे होने लगे और 2 ही कदम भरने के बाद वो भारती से आगे पहुंच चुका था। अब बता कि तू कहाँ भागेगी। कानून के तो सिर्फ हाथ लंबे होते हैं भारती, लेकिन आतंकवाद के हाथ, पैर, गर्दन, धड़ सभी कुछ लंबा होता है। आतंकवाद से बचकर कोई नहीं भाग सकता। मेरी बाहें उखड़ जाएगी। उससे पहले मैं इसके पैर जमीन से उखाड़ दूंगा। राज, तुम दूर हट जाओ, मैं इससे निपट लूंगी। भारती मुझे कमज़ोर समझकर दूर हटने के लिए कह रही है, लेकिन नाग शक्तियाँ सुप्त होने के बावजूद भी मेरी शारीरिक शक्ति अभी भी मेरे पास है, क्योंकि मेरी ये शक्ति दिमाग से संचालित नहीं होती और इस कारण इसको सम्मोहना आदेश से दबाया नहीं जा सकता। मुझे रोको मत भारती, मैं इससे निपट सकता हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन इस रूप में अगर तुमने अपनी आश्चर्यजनक शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया तो तुम्हारे गुप्त रूप का भेद खुल सकता है। खैर, मुझे पूरा यकीन है कि समाज को भविष्य में नागराज की आवश्यकता पड़ने वाली है। भारती ठीक कह रही है, आसपास लोग जमा हो रहे हैं, इनके दिमाग में शक पैदा हो सकता है। मैं 2-3 सेकंड में नागराज बनकर वापस आ जाऊंगा। राज पीटेगा, भागेगा और फिर नागराज घटनास्थल पर आएगा। ताड़। भारती लोगों का मुकाबला तो बहादुरी से कर रही थी, लेकिन सिर्फ भारती काफ़ी नहीं थी। शिकंजा उसकी गर्दन पर आ कसा। सांस की नली पर दबाव पड़ने से भारती की आंखों के आगे रंग बिरंगे सितारे चमकने लगे। सांस की नली कड़कने लगी, बेहोशी दिमाग पर छाने लगी। लेकिन इससे पहले कि बेहोशी का अंधेरा मौत की नींद बन जाता, धड़ाक
नागराज। लोंगो को भारती की गर्दन छोड़ देनी पड़ी क्योंकि घटनास्थल पर आ गया था नागराज। नागराज वापस आ गया। थैंक गॉड, अब भारती को कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मैं भारती को सुरक्षित कार में रखाऊंगा। नागराज की एक एक किक से कार सीधी हो गई, लेकिन भारती को कार में रखने के बाद नागराज को लोंगो तक वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोंगो खुद उसके पास तक आ गया था। मेरे और मेरे भारतीय किलर प्रोग्राम के बीच में जो कोई भी आएगा उसे मरना पड़ेगा, चाहे वो तो ही क्यों ना हो नागराज। जब इंसान आज तक मुझे नहीं मार पाए तो भला उनके द्वारा बनाई गई मशीन मुझे क्या मारेगी। हाँ, लेकिन मैं तेरे पुर्जे पुर्जे ज़रूर कर सकता हूँ। मुझे सारे अंगों की वेल्डिंग की गई है। मेरे सारे अंगों की बिल्डिंग की गई है, उनको तोड़ना असंभव है नागराज। लेकिन तेरे शरीर पर तारों के जो गुच्छे हैं उनको तोड़कर शॉर्ट सर्किट कराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इन तारों को भी वेल्ड किया गया है और इनके ऊपर बुलेट प्रूफ प्लास्टिक की परत चढ़ा दी है। तो ना तो प्लास्टिक का खोल हटा सकता है और ना ही तारों को तोड़ सकता है। इससे पहले कि नागराज कुछ कर पाता, उसको ऊपर घने पेड़ में खींच लिया गया और उसको खींचने वाले थे संरक्षक। तुम यहाँ कैसे? तुम पर नज़र रख रहे थे और यही सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं नागराज। तुमने तो कालचक्र में बाधा ना डालने की शपथ ली थी। शपथ मैंने तोड़ी नहीं है। मैं तो दूसरे आम आदमियों की तरह ही मुकाबला कर रहा हूँ, बगैर नाग शक्तियों के। लेकिन अगर तुम अनजाने में ही नाग शक्तियों को फिर से जगा बैठे तो? संरक्षक ये नहीं समझ रहे हैं कि सम्मोहन की अवधि पूरी होने तक नागराज नाग शक्तियों का प्रयोग कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं इस बात का फ़ायदा उठा सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम भारती को इस खतरे की जगह से ले जाओ और घर तक पहुँचा दो। लेकिन ऐसा करके तो हम खुद कालचक्र में व्यवधान डालेंगे। ये मैं नहीं जानता, मेरी यही शर्त है। बोलो, मानते हो या नहीं? ठीक है, हमें स्वीकार है। नीचे लोंगो फिर से भारती तक पहुंचने में नाकाम रहा। लोंगो के छुपाने से पहले ही नागराज भारती को उठा चुका था और फिर भारती हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी थी। अब मुझे भारती की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो अपनी चिंता कर लोंगो। रोबोट मरने से नहीं डरते और ना ही उनको दर्द होता है, लेकिन इंसानों को होता है। बता, हुआ या नहीं? तूने मेरे शिकार को भगाया है, अब तो मेरा शिकार बनेगा। नागराज की हड्डियां आपस में टकराने लगी। बगैर नाग शक्तियों के आज़ाद होना मुश्किल लग रहा है। इन बेल्ट किए गए जोड़ों को मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ और ना ही तारों का प्लास्टिक कवर हटाकर शॉर्ट सर्किट कर पा रहा हूँ। वो फैशनेबल महिला, वो मेरी मदद कर सकती है। उसके पास वो चीज़ ज़रूर होगी जो मुझको चाहिए। रुकिए मैडम, डरिए मत। मुझे आपके पर्स से कुछ चाहिए। और फिर पर्स से निकले शीशी के द्रव्य को तारों पर उड़ेलते ही चिंगारियां तड़कने लगी। ये क्या किया तूने? तारों का बुलेट प्रूफ प्लास्टिक कवर कैसे गल गया? इस नेल पॉलिश रिमूवर से जो प्लास्टिक की किसी भी परत को गला देती है, चाहे वो बुलेट प्रूफ ही क्यों ना हो। शॉर्ट सर्किट लोंगो के पूरे शरीर में दौड़ता चला गया और खत्म हो गया। लोंगो, तुम कहाँ चले गए थे नागराज? महानगरवासी तुमको देखने के लिए तरस गए थे। क्या हमारा तुम्हारा नाता सिर्फ अपराध के कारण है? अगर अपराध खत्म हो गए तो क्या तुम हमसे कभी नहीं मिलोगे? जवाब दो अंकल। तुम सब ठीक कह रहे हो। नागराज वापस आएगा, एक बार फिर महानगर के आकाश पर लहराएगा नागराज। लेकिन फिलहाल मुझे भारती को देखने जाना है। भारती यहाँ थी। ये क्या है? भारती का मृत्यु योग एक बार फिर टल गया सर्वस्वामी। इस बार भी ऐसा हुआ, इसलिए ये भारती को यहाँ ले आए। अच्छा हुआ, क्योंकि फिलहाल भारती का मृत्यु योग कुछ समय के लिए टल गया है। अब इसका यंत्रणा योग शुरू हो रहा है। संरक्षकों, अब तुम भी जाकर विश्राम करो। जैसी आज्ञा स्वामी। खटर। कौन? नागराज, तूने मुझे पहचान लिया सुप्रीम हेड, और मैंने तुझे।
बिना नाग शक्तियों के तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? जब तुम्हारे मशीनी रोबोट संरक्षकों के हाथों में मैंने भारती को सौंपा था तो उस पर कार में रखा हुआ एक यंत्र भी लगा दिया था। वो यंत्र जीपीएस था, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कहीं पर से भी अपनी स्थिति को बताता रहता है और उसी की मदद से मैं यहाँ तक आ पहुँचा। लेकिन तुमको संरक्षकों पर मशीनी होने का शक कैसे हुआ? अगर वे वास्तव में संरक्षक होते तो उनको मेरे गुप्त रूप के बारे में भी पता होता। उन्होंने मुझे मेरे गुप्त रूप में छेड़ा तक नहीं, सिर्फ तभी मुझे पहचाना जब मैं नागराज के रूप में सामने आया। और जब ये भारती को उसके घर की तरफ ले जाने के बजाय दूसरी तरफ ले जाने लगे तो मेरा शक और पक्का हो गया। लेकिन ये तो तुमको मानना पड़ेगा नागराज कि मैंने तुमको मूर्ख बना ही दिया, कहो कि भ्रम में डाल दिया, लेकिन आखिर में तुमको मैंने पकड़ ही लिया। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सब तुमने अपने आप किया या किसी के कहने पर किया? अपने आप क्यों करूँगा? फिर मुझे पैसा कौन देगा? जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो अभी भारती को लेने आने वाला है। जब तुमने के बलवान को तोड़ दिया तब हम सोचने पर मजबूर हो गए कि कैसे तुमको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से रोका जाए। एक ही तरीका था तुमको ये यकीन दिलाने का कि तुम्हारी शक्ति प्रयोग से और बुराई हो रही है। बस हमने एक नाटक करने की सोच ली। एक इमारत की छत पर कई तरह के यंत्र फिट किए गए और उस पर रोबोट संरक्षकों को तैनात करने के बाद हमारे ही दो अन्य आदमियों को लूटने लगे। तुम वहां पर पहुंचे और हमारे जाल में फंस गए। तुमने अपनी शक्तियों को सम्मोहन द्वारा सुला भी दिया, पर हमको भरोसा नहीं था। इसलिए भारती पर दूसरा हमला करने से पहले हमने कुछ दिनों तक का समय ये देखने के लिए लिया कि नागराज वाकई गायब हो गया है या नहीं। लेकिन इस दौरान तुमने अपराध दर को बढ़ने से कैसे रोके रखा? मामूली बात थी, सारे अपराधियों को चेतावनी और पैसे दोनों ही दिए जा चुके थे और फिर भी जो अपराध करने की कोशिश करते उनको मेरे आदमी मार भगाते थे। खैर, अब तुम आत्मसमर्पण करोगे सुप्रीम हेड, या फिर तुम्हारा चमचा तमारा मुझे रोकने की कोशिश करेगा? तमारा मेरा सेवक है, फाइटर नहीं है। वैसे भी तुम भूल रहे हो कि तुम एक सप्ताह तक अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते और एक सप्ताह पूरा होने में अभी 1 घंटा बाकी है। तमारा ने इशारा पाते ही उस दरवाजे को खोल दिया और फिर इस बार तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। मैं जाऊंगा और भारती को भी ले जाऊंगा। तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि बगैर नाग शक्तियों के तुम जिंदा नहीं बच सकते। ये क्या बकवास हो रहा है? दरवाजे और मेरे बीच में तो कुछ भी नहीं है। नागराज ने कदम आगे बढ़ाया और उसको खतरे का एहसास होने में देर नहीं लगी। पथरीले ब्लॉक पिस्टन के सहारे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बाल बचा, वरना अभी मेरी चटनी बन जाती। धम! लेकिन नीचे कूदकर भी मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि इस जमीन का हर पथरीला ब्लॉक ऐसा ही है। जिस ब्लॉक पर भी पैर रखता हूँ वो ऊपर उठ जाता है और उसके ऊपर की छत वाला ब्लॉक उससे आ टकराता है। बचने का रास्ता सिर्फ इच्छाधारी शक्ति या फिर ध्वंसक सर्प है, जिनकी मदद से मैं पथरीले ब्लॉक के पिस्टन को तोड़ सकता हूँ। लेकिन नाग शक्तियाँ लाऊं कहाँ से? नागराज तो 1 सप्ताह तक उनका प्रयोग कर ही नहीं सकता। सम्मोहना आदेश ये था कि नागराज नाग शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन राज तो नाग शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सम्मोहना आदेश ने राज पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ब्लॉक से बसते बसते ही नागराज राज का रूप धारण करने लगा और रूप पूरा होते ही नाग शक्तियाँ सक्रिय हो उठी। अब मैं कुछ ब्लॉक्स को ध्वंसक सर्पों की मदद से तोड़ सकता हूँ, बड़ाम, और कुछ ब्लॉक्स के बीच में से इच्छाधारी कणों में बदलकर सुरक्षित निकल सकता हूँ। और अब मुझे सुप्रीम हेड और भारती तक पहुँचना है। वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, लेकिन उन तक पहुँचने से पहले मुझको एक बार फिर नागराज बनना होगा। बाहर नागराज आ गया। ये जिंदा कैसे बच गया? मैं इसको रोकता हूँ। तुम लोग अपना माल, मेरा मतलब भारती को लेकर यहाँ से निकलो।
वे आतंकवादी भारती को लेकर भाग रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा। तो उनको नहीं रोक पाएगा नागराज, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे बड़े मोटे पैसे लिए हैं। अगर मुझे पार करके तू जा सकता है तो जा, रोक ले उनको। पर हाँ, एक बात फिर से याद दिला दूं तुझे, अभी सप्ताह की अवधि पूरी होने में 5 मिनट बचे हैं। अगर 5 मिनटों तक तू अपनी मौत को अगर 5 मिनटों तक तू अपनी मौत को छका सकता है तो छका ले। कड़क। इसके सामने मैं राज नहीं बन सकता और नागराज बनकर लड़ नहीं सकता, फिर क्या करूं? क्या सोच रहा है नागराज, यही ना कि मैं तुझे कैसी मौत दूंगा? देख, मैंने अपने वाहन को कैसे कैसे खूंखार शस्त्रों से लैस कर रखा है। ये मेरी तोप है, बोफोर्स तोप की बाप। ओह बड़ा, ये मुझे निशाना नहीं बना पा रहा है, लेकिन उस तरफ भी जाने नहीं दे रहा है जिधर वैन भारती को लेकर गई है। अब तो वैन काफ़ी दूर निकल गई होगी, जासूस सरपों से उसका पता लगवाना होगा। फिलहाल सुप्रीम हेड से निपटने में ध्यान लगाना चाहिए। तो मेरे गोले बारूद को व्यर्थ किए दे रहा है नागराज, इसलिए पहले तुमको स्थिर खड़ा करना होगा, फिर निशाना लगाना होगा। याद है वो किरण जिसका वार संरक्षकों ने तुम पर किया था और तेरे शरीर की सारी नसें झंझना गई थी? ये वही किरण है, सीधे स्नायु तंत्र पर असर करती है। लेकिन सिर्फ किरण ही तेरा हिलना रोक नहीं पाएगी, तुझे थोड़ा और स्थिर करना होगा, उसी यांत्रिक सिस्टम की मदद से जिससे मैंने के बलवान को बनाया था। ओह बड़ा, अब तू अपनी मौत को अपनी तरफ बढ़ता देखेगा नागराज, पर कुछ कर नहीं पाएगा। असहाय था नागराज और मौत कुछ ही फुट दूर थी। तभी नागराज के दिमाग में कुछ कौंधा और मौत का गोला नागराज के शरीर के आर पार हो गया। ये क्या? 1 सप्ताह पूरा हो गया है सुप्रीम हेड, और मेरी नाग शक्तियों पर लगा सम्मोहन का अवरोध हट गया है। मैं तेरी शक्तियों के लिए भी तैयार हूँ नागराज। मेरा वाहन तोप के साथ साथ जरूरत पड़ने पर फाइटर प्लेन भी बन सकता है। ओह, इसका ये वार तो सचमुच बहुत घातक है। मेरी ध्वंसक सर्पों की शक्ति के अलावा और कोई भी शक्ति काम नहीं आ सकती, और ध्वंसक सर्प भी ज़्यादा ऊंचाई तक वार नहीं कर सकते। फिलहाल तो बचने का एक ही रास्ता है कि मुझे ज़मीन के नीचे सुरंगी बंकर बनाकर वहां से आक्रमण करना होगा। लेकिन देखा तो कैसे फंसा नागराज, मैंने ज़मीन के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा कर रखी है। अब तू इस लायक भी नहीं है कि मेरे वार से बच सके। अब देख अपनी मौत को, इच्छाधारी शक्ति ने बचाया नागराज को। बम और गोले बेहिसाब बरस रहे हैं, इच्छाधारी शक्ति भी ज़्यादा देर तक काम नहीं आएगी, और दूसरी सर्प शक्तियाँ भी बेकार है। पिछली बार मैंने इसके उन दांतों को तोड़कर इसको हराया था जिनमें इसके यंत्रों के रिमोट कंट्रोल फिट थे, लेकिन तब से अब तक इसके वाहन में फिट यंत्रों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। आखिर इतना बड़ा रिमोट ये अपंग अब कैसे चलाता होगा? ओह ये क्या? तमारा के शरीर से टकराते ही सुप्रीम हेड का प्लेन रूपी वाहन भी डगमगाने लगा। यानी रिमोट तमारा के पास है। बोल, रिमोट तेरे पास है या नहीं? बोल, वरना मेरी विस्फुंकार। नहीं, मैं बताता हूँ। मेरे दिमाग में एक ऐसा यंत्र फिट है जो सुप्रीम हेड के विचार तरंगों को मुझ तक पहुँचाता है, और मैं उसी के अनुसार रिमोट द्वारा सुप्रीम हेड का हुक्म बजाता हूँ। उतारो सुप्रीम हेड को नीचे। अभी लो नागराज। सुप्रीम हेड के नीचे उतरते ही बस सुप्रीम हेड का खेल खत्म होने के साथ साथ तेरा काम भी खत्म हो गया तमारा, सो जा। अब इससे पहले कि मैं तुमको पुलिस के हवाले करूं, सुप्रीम हेड मुझे ये बताओ कि भारती को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुमको किसने दिया था? ये तुम मुझसे कभी जान नहीं पाओगे नागराज। जानूंगा, ज़रूर जानूंगा, और तू ही मुझको बताएगा सब सच सच। सम्मोहन तरंगे सुप्रीम हेड की आंखों में समाने लगी और सुप्रीम हेड का दिमाग उसके काबू से बाहर हो गया। मैं नहीं जानता कि वो कौन था। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके पास पैसा बहुत था, इसलिए उसने मुझे भारती को ठिकाने लगाने के लिए करोड़ों रुपए तो एडवांस पे दिए ही थे। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने वाला आदमी अफगानी पोशाक में था, मगर हिंदी बहुत अच्छी बोलता था। पहले उसने मुझसे भारती को मारने के लिए कहा था, लेकिन फिर उसने भारती को जिंदा ही रखने को कहा था।
यानी भारती को आतंकवादी उठा कर ले गए हैं। पर कहाँ, अगर वे भारती को महानगर से बाहर ले गए होंगे तो मेरे जासूस सर भी उसका पता नहीं बता पाएंगे। फिर मैं भारती को कैसे ढूंढूंगा? कहाँ होगी भारती इस वक्त? ये सवाल हम सब के दिमाग में घूम रहा है, लेकिन जवाब सिर्फ वक्त के पास है। सही वक्त का इंतजार कीजिए। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है कुंडली। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।